स्वागत है आप सभी का आर्यभट्ट क्लासेस में। और इस क्लास में हम लोग अक्टूबर मंथ का जो टेस्ट हुआ था स्कूल में उसका सॉल्यूशन करेंगे सोशल साइंस का। और जिन विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठे और जो सॉल्यूशन कराया जाता है उसको आप अच्छा से क्वेश्चन पेपर में लिखिएगा। और जो भी क्लास करने के बाद डाउट होता है वो कमेंट में आप पूछिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो पहले ये बंगाल विभाजन था क्या? 1905 में एक भारत का वायसराय था कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित करने का प्रस्ताव लाया था। तो इसने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित करने का फैसला लिया था। पूर्वी बंगाल में पूरा असम का एरिया और जो आज का पूरा बांग्लादेश है वो सभी आते हैं। और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सभी क्षेत्र आते थे। तो ये विभाजन का स्वरूप था। तो बंगाल विभाजन कब लाया गया था? 1905 में लाया गया था। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वापस किसने लिया, किसने वापस लिया? और तो ये लॉर्ड हार्डिंग, एक मिनट। और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में ये वापस ले लिया गया था बंगाल विभाजन का। तो ये आपका दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ। ठीक ना, एक बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ या फिर कब रद्द हुआ, ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, पूछता है आप सब में। तो ये आप याद रखिएगा हार्डिंग के बारे में और लॉर्ड कर्जन के बारे में। और ऑप्शन में देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन और है जो कि जाना पहचाना नाम ही है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक है लॉर्ड डलहौजी और एक है रिपन। लॉर्ड डलहौजी ये भारत में रेलवे का जनक इसको बोला जाता है, क्योंकि इसी के कार्यकाल में भारत में पहला रेलवे लाइन चला था। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने तक, बम्बई टू थाने। ये दोनों कहाँ है? ये मुंबई में है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में। मुंबई तो एक शहर हो गया। ये डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था? चलाया गया था पहला। इसलिए भारत में रेलवे के जनक किसको बोला जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। और ये 1853 में पहला रेलवे चला था। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने तक। आपको ये याद नहीं रहेगा अच्छे से, तो एक थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक शब्द है डलहौजी, डल। अच्छा, जो डल्ला होता है, आपको पता होगा कि ट्रैक्टर रहता है उसके पीछे क्या रहता है? डल्ला रहता है। तो डल्ला किस में रहेगा? रेलगाड़ी में रहता है क्या? नहीं रहता है। तो उसमें रहता है जो सामान को खींचने का कार्य करता है, उसमें सामान रखा हुआ रहता है, बाकी खींचता है। तो डल्ला है डलहौजी, ऐसे याद रख लेना। डल्ला खींचने का काम कर रहा है रेलवे, तो डलहौजी, आप ऐसे इसको याद रखिएगा। हमारा एक ऑप्शन और है, वो है रिपन। ये रिपन कौन था? तो आप लोगों को पता हुआ कि क्या 1878 में एक एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये लाया कौन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो ये लिटन के द्वारा लाया गया था। लिटन एक था वायसराय, कौन? लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आपको पता होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। अगर डीप में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में निकल रहे हैं। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, और इसी एक्ट को रिपन के द्वारा 1881 में इसको हटा दिया गया। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, लिटन लाया
रिपन हटाया। तो ये जो चारों वायसराय था, ये चारों के चारों वायसराय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो बस इतना ही डीपली पूछ सकता है। चलिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो ये नई आर्थिक नीति कब लागू होता है? 1891 में लागू किया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एलपीजी, एलपीजी रिफॉर्म्स। ये अभी इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा है, अगला चैप्टर वही पढ़ना है हम सबको। वैश्वीकरण, एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, उदारवादी नीतियां अपनाना, किसके खिलाफ? तो जो व्यापारी है, व्यवसायी है, जो उद्योग धंधे हैं, उसके लिए उदारवादी नीतियां अपनाना। प्राइवेटाइजेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी क्षेत्र है उनको क्या करना? प्राइवेटाइज करना। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि अपने अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ये तीनों का अर्थ होता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। तो ये एलपीजी आया कब था? तो 1991 में आया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, 1991 में एक घटना और घटा था, यूएसएसआर टूट करके क्या हो गया था? बिखर गया था, और 15 देश इससे बने थे। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और एक 1948 में एक एक्ट आया था, कानून बना था, कौन सा? फैक्ट्री कानून, फैक्ट्री कानून, जिसमें मजदूरों का जो दिहाड़ी था, जो वेतन था, उसको फिक्स किया गया और टाइम भी लगाया कि इतना से आप ज़्यादा मजदूरों से काम नहीं ले सकते हैं। तो ये फैक्ट्री कानून भी आप लोगों का महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो ये क्या था? ये अलेक्जेंड्रिया था। इसको कौन बसाया था? तो इसके नाम में ही क्या इसका आंसर छुपा हुआ है? अलेक्जेंडर के द्वारा इसको बसाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्रिया। ये तो इंग्लिश में अलेक्जेंड्रिया बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जब करते हैं इसको तो हम सिकंदरिया बोलते हैं, और जिसने बसाया उसको हम सिकंदर कहते हैं। तो कभी कभी सिकंदर भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किससे होता था? ये रेशम मार्ग से व्यापार करता था। रेशम मार्ग था कहाँ? चीन से ये शुरू होता था और यूरोप के कहाँ? इटली के रोम तक जाता था। रोम, रोम एक शहर है, आप लोगों को पता होगा कि इटली का भी राजधानी भी है। तो ये उसका रूट था, जो पुराना व्यापारिक मार्ग था। फिर अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? तो ये रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ होता था और कहाँ तक पहुँचता था? तो ये रोम तक पहुँचता था, इटली के रोम तक। अच्छा, अभी हम लोग करेंसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो करेंसी का थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। भारत का करेंसी का नाम क्या है? आप लोगों को पता होगा, रुपया है। इराक का क्या है? इराक का दिनार है। अफ़गानिस्तान का क्या था? अफ़गानी था। चीन का क्या था? रेनमेनवी, या फिर क्या बोलते हैं इसको? युआन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट प्रारंभ हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? ये क्वेश्चन बेसिकली 9th क्लास का है, लेकिन 10th में भी पूछ दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये कोलंबस के द्वारा अमेरिका का पता लगाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और वास्को डी गामा क्या था? ये जो 1498 ईस्वी में कहाँ? भारत में आया था। 1498 में वास्को डी गामा जो भारत का खोज किया था, भारत के दूसरे मार्गों का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के जूट उत्पादन में लगातार क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। यानी कि जूट के
जो किसान है वो जूट को उत्पादित करने में उतना दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और ये इसके उत्पादन में लगातार गिरावट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ, यानी कब शुरू हुआ था? तो ये 1954 में इसका शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। कोसी नदी आता कहाँ से, बहता कहाँ से? नेपाल से होकर के कहाँ, बिहार की ओर प्रवेश करता है। बिहार में आता है और ये क्या है, कौन सा देश? नेपाल। तो यहाँ पर एक जगह है, कौन सा? हनुमान नगर। तो यहीं पर उसको बनाया गया है, कोसी परियोजना को बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और भी ऑप्शन है तो डेट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 1952 में क्या हुआ था? भारत में पहला आम सभा चुनाव हुआ था। ये फैक्ट्री कानून, मजदूर कानून तो 1948 में आया था, आज़ादी के तुरंत बाद लेकर के आया था। 1950 कोई ऐसा चीज़ का स्थापना हुआ है जो आपको याद है तो कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये कुशेश्वर स्थान एक झील है और ये झील कहाँ? तो दरभंगा में स्थित है, दरभंगा जिला में स्थित है। ये दो झील के बारे में आप लोगों का पूछता है, एक कुशेश्वर स्थान है और एक कांवर झील के बारे में पूछता है, कांवर झील, और एक पूछता है कुशेश्वर स्थान। ये कांवर झील कहाँ था? तो ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। और कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। तो आपको इसको याद कैसे रखना है वो सुनिए। कुशेश्वर, कुशेश्वर में एक शब्द छिपा हुआ है, ईश्वर। अभी का जो व्यक्ति है कुछ भी पूजा पाठ करता है तो जो ईश्वर का पूजा पाठ करता है हमेशा उसको भंग ही करता है, अच्छा से पूजा नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा क्या उसके मन में स्वार्थ रहता है। तो हमेशा पूजा को क्या करता है? भंग करता है। किसके पूजा को? तो ईश्वर के पूजा को। इसलिए कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो दरभंगा जिला में है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। और एक है क्या? कांवर झील। आप सब के पास जितना भी कॉपी किताब है, बैग है, तो आप लोग उसको बैग में कवर करके चलते हैं, ले करके चलते हैं, या फिर ढक करके चलते हैं, कवर करके चलते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि बैग में बेगूसराय में कौन सा है? कवर है, ढका हुआ है, कांवर झील है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? यहाँ तो रोहतास में सबसे अधिक सिंचाई नहरों से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो ये सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये रानीपेट में। और ये कब हुआ था? तो 1900। उसके बाद आपको ऑप्शन दे रहे हैं 3, 4 और 6। इन तीनों में क्या क्या हुआ था? 1903 में क्या हुआ था, 1904 में क्या हुआ था, और 1906 में किस उद्योग का स्थापना हुआ था? आप लोग कमेंट में इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ऐसे पूछा जाता है ऊपर ऊपर से कि कहलगांव कहाँ है, तो ये बिहार में है, लेकिन पूछ रहा है कि क्या बिहार के किस जिला में स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है, पाइराइट कैसा खनिज है? पाइराइट कैसा खनिज है? हम ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ये फ्यूल नहीं है, अधात्विक नहीं है, ये क्या है? एक धात्विक खनिज है। कौन सा? पाइराइट। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार के कौन सा जिला में सिगरेट का कारखाना है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मुंगेर। मुंगेर एक चीज़ के लिए और बदनाम है, कौन सा? बंदूक के लिए। सबसे ज़्यादा जो बंदूक बनाया जाता है फर्जी, ये यहीं बनाया जाता है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस नहर में कालीन का निर्माण होता है? किस नगर में कालीन का निर्माण होता है? सॉरी, यहाँ शहर नहीं, यहाँ नहर है। कालीन मतलब क्या होता है? ये चादर होता है, ठीक ना? कालीन जो आप लोग बिस्तर के रूप में नीचे बिछाते हैं, मोटा जैसा रहता है और थोड़ा बहुत भारी रहता है, काला काला, उसको कालीन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा शहर में निर्माण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दाऊद नगर। कालीन एक क्या कौन सा शब्द है? एक इस्लाम से संबंधित शब्द है। तो ये भी कौन सा नाम है? एक इस्लाम से ही संबंधित है, कौन सा? दाऊद। दाऊद इब्राहिम का नाम आप लोगों को पता होगा, तो दाऊद से याद रख लेना क्या कि कालीन कहाँ बनता है? दाऊद नगर में बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? यानी कि प्राकृतिक से होने वाले आपदा। बम विस्फोट ये होगा? नहीं होगा। भगवान के पास तो ऐसा कोई बम नहीं कि हाँ ज़्यादा तुम पेड़ काट रहा है तो ऊपर से बम गिरा दिए और विस्फोट कर दिए, आप लोगों को मार दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। रासायनिक दुर्घटना ये सभी क्या है? मानव जनित आपदा है। आग लगना तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी होता है। लेकिन अगले ऑप्शन में अगर हम सी ऑप्शन देखते हैं, भूकंप, तो भूकंप हमेशा किसके कारण आता है? तो प्राकृतिक आपदा के कारण ही आता है। लेकिन अब तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी जो आदमी है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा चालाक हो गया है। भूमि के नीचे क्या किया? बम लगा दिया, बम विस्फोट किया, परीक्षण किया, पूरे शहर में इधर इन क्षेत्रों में भूकंप आता है। तो भूकंप मानव जनित भी होता है। प्राकृतिक आग कैसे लगता है? तो जब जंगलों में अधिक गर्मी होता है तो आपस में पेड़ों में घर्षण होते होते धीरे धीरे वहाँ आग पकड़ लेता है, आग लगता है। तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है? तो ये मानव जनित आपदा है। लेकिन भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो हमसे प्राकृतिक आपदा पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है? फसल को, भवन को, पशु को, इनमें से सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी को। इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। फसल, भवन और पशु सभी को क्या करता है? हानि पहुंचाता है बाढ़। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। आप लोगों को बार बार बताते हैं क्या? सॉरी, एक मिनट, WTO, WHO, WMO, ILO, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। और जनेवा में क्यों है? क्योंकि ये सब क्या है? जानलेवा है। जानलेवा क्यों है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मेट्रोलॉजिकल कि कहाँ आंधी आएगा, तूफान आएगा, चक्रवात आएगा, तो ये किसका काम है? इसका काम है। WHO तो बीमारी कहाँ कहाँ फैल रहा है, जो कोरोना वायरस था इसी के इसी के देख रेख में सब मॉनिटरिंग हो रहा था। WHO तो वो भी जानलेवा था। WTO विश्व व्यापार संगठन, बताओ अधिक से अधिक व्यापार कहाँ से होता है? समुद्र मार्ग से होता है। समुद्र मार्ग में तूफान आया, उलट गया, पुलट गया, तो आदमी वहाँ भी मरेगा, तो ये भी जानलेवा है। और ILO तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है? जानलेवा ही है। तो इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? किसको किसको अपनाया गया था? तो बताए थे क्या? LPG। तो ये क्या था? एल से क्या होगा? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। पी से क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जी से क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन। तो ये सभी इन तीनों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था, इनको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है,
कि इनमें से कौन है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अच्छा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? तो मान लीजिए कि एक ये देश है और इस देश में ये कंपनी है। अगर यही कंपनी दूसरे देश में भी क्या कर रहा है, व्यापार और व्यवसाय कर रहा है, यहाँ भी अपना फैक्ट्री चला रहा है, कहीं दूसरे देश में और भी चला रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक राष्ट्र ये नहीं रहा, इस राष्ट्र में भी व्यापार कर रहा है, इस राष्ट्र में भी व्यापार कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो अच्छा, जो ये फोर्ड मोटर्स है केवल भारत में बेचता है? तो नहीं, सभी देशों में लगभग लगभग बेचता है। फोर्ड मोटर्स ये गाड़ी बनाने में काम करता है। कोका कोला सिर्फ भारत में मिलता है? नहीं, तो अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, सभी देशों में मिलता है कोका कोला। तो ये भी बहुराष्ट्रीय है, ये भी बहुराष्ट्रीय है। सैमसंग ये कहाँ का कंपनी है? ये दक्षिण कोरिया का है, और ये भारत में, दक्षिण कोरिया में, चीन में, सभी जगह व्यापार व्यवसाय करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण क्या होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 5 अंग होते हैं वैश्वीकरण के। ये कौन कौन है? कि देशों के बीच में पहला क्या है कि इन अलग अलग देशों के बीच में क्या होना? मुक्त व्यापार व्यवसाय होना। देशों के बीच क्या है? पूंजी का निर्वाह होना, यानी कि जापान से भारत में पूंजी का निवेश हो रहा है, भारत से जापान में हो रहा है, यहाँ चाइना में हो रहा है, तो ये दूसरा रहा। और तीसरा है देशों की जो प्रौद्योगिकी है उसको क्या? मुक्त प्रवाह मिलना, यानी कि वहाँ का प्रौद्योगिकी यहाँ लग रहा है, यहाँ का प्रौद्योगिकी वहाँ जा रहा है। और क्या है? जब एक देश से दूसरे देश का व्यक्ति इधर उधर जाएंगे तो क्या होगा? श्रम का भी विभाग, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचेगा श्रम, यानी कि लेबर। तो ये भी है 3 नंबर। और ये क्या है? चौथा नंबर क्या था? कि पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। तो ये 5 इसके अंग हैं वैश्वीकरण के। और भी बहुत सारे अंग हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? ये 5 ही है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सही सी इसका सही आंसर होगा कि 5 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये निजीकरण तो एक अलग ही है और ये उदारीकरण तो अलग है। तो ये क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, यानी कि एक स्थान से कोई दूसरे स्थान पर व्यक्ति जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पूंजी निवेश हो रहा है। तो ये दूसरे स्थान में, यानी कि कहने का कि भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से वहाँ वहाँ अलग अलग देशों में। तो इसका क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम सब? अंतर्राष्ट्रीयकरण इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, एक दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं। द्विदलीय व्यवस्था कहाँ है? तो अमेरिका में है, यूके में है। और एक दलीय व्यवस्था कहाँ है? चाइना में है। और कौन सा? रसिया में है। तो इन सभी क्षेत्रों में एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय होता है। बहुदलीय कहाँ है? भारत में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये राजस्थान से हुआ था। कब? 2005 में। 2005 में जो भीम तहसीलदार थे उनके द्वारा क्या किया गया था? ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन से देश में एक दलीय शासन है? तो चीन में क्या है? एक दलीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है? द्विदलीय है, यहाँ भी द्विदलीय है। और नेपाल में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसको मानते हैं हम सब? प्रेस को लोकतंत्र का प्राण मानते हैं। तो ये गलत बताए हैं। लोकतंत्र का प्राण किसको हम कहते हैं? ये राजनीतिक दलों को हम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया था? आप बताइए कमेंट में। देखते हैं, एक दूगो से ज़्यादा बताता नहीं है। हाँ, लिखने में शर्म आता है तो शर्म मत करो, लिखो चुपचाप जो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये सब पंचायती
जो चुनाव है, जैसे क्या हो गया, पंचायती राज व्यवस्था, म्यूनिसिपैलिटी वाला हो गया, म्यूनिसिपल वाला हो गया, यानी कि नगरीय इलेक्शन और जो ग्रामीण इलेक्शन होता है सब कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है। लिखित संविधान तो ये है, सर्वोच्च न्यायपालिका तो ये भी है, शक्तियों का विभाजन ये भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये सभी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कल जो मॉडल सेट है आप सबका, तो 2000 लगभग 18 या 19 से क्या करेंगे, मॉडल सेट जो जारी होता है वहाँ से उसको सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे आपका मॉडल सेट भी कवर हो जाएगा, और ये मंथली टेस्ट का तो कवर करा ही रहे हैं, जो खुद टेस्ट ले रहे हैं उसका भी कवर करा रहे हैं। तो ऐसे करके आप लोग धीरे धीरे देखते रहिएगा, और हो सकता है अगर स्लो स्लो में बता रहे होंगे तो आप 1.5x के स्पीड में आप देख सकते हैं वीडियो को, तो आपका समय भी बचेगा। तो बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे।